एक बहादुर फायर फाइटर अपनी जान को जोखिम में डालकर एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए एक ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है। वो खुद पीठ के बल नीचे गिरता है लेकिन बच्ची को सुरक्षित रखता है। तभी आश्चर्यजनक रूप से वो फौरन ठीक हो जाता है। वो बच्ची को देखने जाता है। वो लड़की से उसका नाम पूछता है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसे एकदम नजरअंदाज करते हुए अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। किम सोचता है क्या वो एक थैंक्स का भी हकदार नहीं था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे आसपास के माहौल में बदलाव सा नजर आता है। वो देखता है सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी अलग सा लग रहा है। तभी वो सुनता है कि उसे पीछे से कोई नाम लेकर पुकारता है। वो मुड़ता है उन्हें देखने के लिए। उसे एक आदमी और एक औरत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वो तिरछी नजरों से गौर करता है। उसके सहकर्मी फायर फाइटर एक मृत शरीर को घेरे हुए हैं। लेकिन ये क्या, ये तो खुद उसी का शरीर है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये दृश्य देखकर पागल सा होने लगता है। तभी वो आदमी औरत उसके पास आते हैं और उसे अपना परिचय कराते हैं कि मैं हेवन हूँ और ये डियाक चून है। हम तुम्हारे गार्डियंस हैं जो मरने के बाद होने वाली 7 परीक्षाओं में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो उसे बताते हैं आज 28 अप्रैल 2017 की तारीख को तुम बिल्कुल ठीक समय पर मरे हो। किम उनसे प्रार्थना करता है कि उसे एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने दिया जाए, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे जबरदस्ती एक पोर्टल के द्वारा परलोक पहुंचा दिया जाता है। 7 परीक्षाएं शुरू होने से ठीक पहले किम की मुलाकात उसके तीसरे गार्डियन कैंग्रिम से होती है। वो दूसरी दुनिया का एक सम्मानित गार्डियन है जिसने अपने पिछले 1000 सालों के कार्यकाल में पूरी 47 आत्माओं को इन 7 परीक्षाओं से सफलतापूर्वक पार कराया है। अब वो परीक्षाओं के क्रम को पार करने के लिए पहले गेट पर पहुंचते हैं। डियाक चून प्रथम गेट पर किम का टिकट लगाती है। तभी एक ऐलान होता है कि किम एक आदर्श मानव है। आदर्श मानव उस इंसान को कहा जाता है जो जीवन भर नेकी से जीता है और सम्मानपूर्ण मौत मरता है। डियाक चून उसे बताती है कि किम तुम पिछले 422 सालों में पहले आदर्श मानव। वो उसे बताती है कि एक आदर्श मानव की 7 परीक्षाओं को अपने निर्धारित 49 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक पार करने की सबसे अधिक संभावना होती है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे धरती पर फिर से जन्म मिलेगा। अब वो प्रथम द्वार में प्रवेश करते हैं। उनका सबसे पहला पड़ाव था हत्यारों का नरक। अगर किम ने किसी की हत्या की है या वो किसी की हत्या का जिम्मेदार पाया जाता है तो उसकी सुनवाई होगी और दोषी पाए जाने पर उसे यहीं बंदी बना लिया जाएगा और अगले 50 सालों तक वो यातनाएं झेलेगा। किम न्यायाधीश सम्राट ब्योनजोंग के सामने प्रस्तुत होता है। उसके 2 बदतमीज अभियोक्ता किम के ऊपर अन्यायपूर्ण आरोप मढ़ने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं किम अपने सहकर्मी को एक जलती इमारत के अंदर घायल और असहाय छोड़ आया था। उसके पास पूरा समय था कि वो वापस लौटता और उसे वहाँ से बचाकर निकाल ले आता। इसके बावजूद इस खुदगर्ज ने उसे वही छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते इमारत ढह गई और वो बेचारा मारा गया। अभियोक्ता उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाते हैं और उसे 50 सालों तक आग में जलने की सजा की सिफारिश करते हैं। तभी उसके बचाव में कैंग्रिम उसका प्रतिनिधि बनकर खड़ा होता है। वो उस दिन की घटना को सम्राट ब्योनजोंग के सामने प्रदर्शित करता है जब किम अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें उसी बिल्डिंग में फंसे हुए आम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। किम का साथी उससे कहता है कि वो जाए और लोगों को पहले बचाए, जिसके बाद लौटकर वो उसे बचा सकता है। जब किम सारे लोगों को सकुशल बचाकर वापस ले आता है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया और पूरी की पूरी इमारत धराशायी होकर गिर गई, जिसमें उसका दोस्त मारा गया। कैंग्रिम न्यायाधीश को बताता है कि जब किम अपने दोस्त को छोड़कर आम नागरिकों को बचाने गया तो उसने पूरी जान लगा दी और उसने पूरे 8 लोगों की जान बचाई। उसने एक के बदले 8 जिंदगियां बचाई हैं और ये एक शानदार काम है और उसे सजा देना सरासर अन्याय होगा। न्यायाधीश ब्योनजोंग उसकी बात से सहमत होता है और किम को आरोप से मुक्त करता है। वो उसे एक योद्धा घोषित करता है। अब गार्डियंस उसे आलसियों के नरक की ओर लेकर चल देते हैं। यहाँ एक मनमोहक झरना दिखाई देता है, लेकिन इसे देखकर आप भ्रमित मत होना, क्योंकि इसके पीछे अनगिनत सजा याफ्ता आत्माएं हैं जो एक विशालकाय कोल्हू को लगातार चलाते रहने के लिए विवश हैं और जो आत्माएं इस सजा से भागने की कोशिश करती हैं, उन्हें पानी में मौजूद खतरनाक पिरान्हा मछलियां काट काट कर घायल कर देती हैं। इस झरने से ठीक पहले क्वीन चागोंग का सिंहासन है। क्वीन के सामने किम को अपनी जिंदगी में किया जो भी कठिन परिश्रम है उसे बताना होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो आलसी और अकड़ू नहीं है। गार्डियन क्वीन को किम के स्वार्थहीन काम गिनाना शुरू करते हैं जिन्हें उसने फायर फाइटर रहते हुए अंजाम दिया था। क्वीन उसके कामों को देखकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाती है। वो उससे अत्यधिक प्रभावित होकर पूछती है कि तुम्हें ये सुंदर कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिलती थी, लेकिन किम उसे जवाब देता है कि उसने ये सब काम सिर्फ पैसों के लिए किए थे। उसका ये जवाब सुनकर क्वीन क्रोधित हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए पैसा ही भगवान है। वो अभियोक्ताओं से कहती है कि उसे झरने के पार भेज दिया जाए। अब जैसे ही किम किनारे पर पहुंचने वाला था, कैंग्रिम और हेवन पानी में कूद जाते हैं और किम की मदद करने की कोशिश करते हैं। कैंग्रिम क्वीन से याचना करता है कि वो किम के पिछले जीवन पर एक बार फिर नजर डाले और इस बार वो क्वीन को किम की जिंदगी का दूसरा पहलू दिखाता है। वो क्वीन को दिखाता है कि किम की जिंदगी बहुत कठिन थी। वो दिन में थका देने वाले अपने फायर फाइटर के जॉब के बाद भी रात में अलग पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता था। यहाँ तक कि वो वीकेंड्स में भी काम की तलाश में रहता था। उसने जिंदगी में अपने आराम के लिए कभी समय निकाला ही नहीं और ये सब उसने सिर्फ अपनी बीमार माँ की अच्छी देखभाल और अपने छोटे भाई का सुप्रीम कोर्ट जज बनने का सपना पूरा करने के लिए किया। वो ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता है कि अगर किम ने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया होता तो शायद वो आज जिंदा भी नहीं होते। अब क्वीन अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। वो कहती है कि हालांकि किम ने काम पैसे कमाने के लिए किया, लेकिन उसका उद्देश्य स्वार्थहीन था। वो सच में उन गिने चुने इंसानों में से है जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। अब अगले चरण के लिए जाते हुए रास्ते में भयानक मॉन्स्टर्स उनके ऊपर घात लगाकर हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किलों से किसी तरह दुर्गम रास्ते को पार करने के बाद कैंग्रिम किम को बताता है कि मॉन्स्टर्स के हमले का मतलब ये है कि उसके परिवार का कोई सदस्य मर गया है और उसकी आत्मा प्रतिशोध के लिए धरती पर भटक रही है और इसी वजह से उनके रास्ते में ये रुकावटें आ रही हैं। किम चिंतित होता है कि कहीं उसकी माँ तो नहीं गुजर गई। कैंग्रिम कहता है इस समस्या से पार पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें किम के परिवार के उस सदस्य की बॉडी को ढूंढकर उसे जलाना होगा। वो मृतक को ढूंढने के लिए धरती पर पहुंचता है। उधर गार्डियन किम की आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर्स देखने के लिए उसकी आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो उसे अगले पड़ाव पर ले जाते हैं जो है धोखे का नरक, जहाँ उसका फैसला धोखे की देवी को करना है।
किम ने अपने जीवन में क्या क्या झूठ बोले हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है। अभियोक्ता उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। किम ने लगभग 100 झूठे पत्र लिखे जो उसने अपने मृत सहकर्मियों के बच्चों को लिखे थे। वो न्यायाधीश के सामने एक उदाहरण रखते हैं कि उसका एक सहकर्मी जो बचाव कार्य के दौरान मारा गया था। किम उसकी बेटी जियान को उसका पिता बनकर पत्र लिखता था। उसने उन पत्रों के जरिए जियान का उत्साह बढ़ाने और उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश की थी। किम कहता है कि वो तब एक छोटी सी बच्ची थी और वो चाहता था उसे उस दुख का एहसास ना हो। लेकिन अभियोक्ता कहता है कि क्या उसने कभी ये सोचा कि जब लड़की को पता चलेगा कि वो सारे पत्र नकली थे तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। किम के पास इसका कोई जवाब नहीं था और अब न्यायाधीश सजा के तौर पर उसकी जीभ काटने का आदेश देती है। तभी डियाक चून उसका पक्ष रखने सामने आती है। वो न्यायाधीश को किम के दूसरे और नकली पत्र दिखाती है जो उसने अपनी माँ को लिखे थे। इन पत्रों में किम ने अपनी माँ को लिखा था कि उसने परिवार बसा लिया है और उसका एक बेटा भी है और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये सब झूठ था। किम ने कभी शादी की ही नहीं थी और न ही उसके बच्चे थे। डियाक चून बताती है कि किम ने अगर ये पत्र अपनी माँ को ना लिखे होते तो उस वक्त उसकी माँ जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। उन लेटर्स ने उसे बीमारी से लड़ने की शक्ति दी थी। अभियोक्ता एक बार फिर उससे पूछता है कि उस दुख का क्या जो उसकी माँ को सहन करना पड़ता अगर उसे पता चलता कि ये सब झूठ था। डियाक चून कहती है कि किम ये पत्र कभी नहीं लिखता अगर माँ गंभीर बीमार ना होती और उन पत्रों की वजह से जो खुशी उसे मिली उससे वो बहुत जल्दी ठीक हो गई और अगर उसने उस बच्ची को वो पत्र ना लिखे होते तो उसका अपनी पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता। किम ने ये झूठ औरों की भलाई के लिए बोले थे ना कि अपने लिए। न्यायाधीश अब किम को सारे आरोपों से मुक्त कर देती है और उसे जाने देती है। उधर पृथ्वी पर कैंग रिम किम के घर उसकी माँ को देखने जाता है जो एक गूंगी बहरी महिला है। वो कहता है कि वो यहाँ किम के प्रति अपना आदर प्रकट करने आया है। लेकिन जब माँ वहाँ से चली जाती है तो कैंग रिम का सामना किम के भाई होंग की आत्मा से होता है जो अगरबत्ती के धुएं के पीछे छिप रहा था। कैंग रिम उससे पूछता है कि तुम्हारी मौत कहाँ हुई थी, लेकिन आत्मा वहाँ से भाग निकलती है और कैंग रिम उसका पीछा करता है। आत्मा उसके हाथ से निकल जाती है जिसके बाद वो किम और गार्डियन से संपर्क करता है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ और भाई बिल्कुल ठीक है और जब किम खुशी मनाते हुए झूमने लगता है कैंग रिम गार्डियंस को उसके भाई के बारे में सच्चाई बताता है। वो कहता है कि किम के आगे की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के लिए यही अच्छा है कि वो सच ना जाने। अब वो आत्मा को ढूंढकर खत्म करने के अपने मिशन को जारी रखता है जबकि किम और दूसरे गार्डियन अगले पड़ाव के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में किम डियाक चून को बताता है कि वो मरने से पहले अपनी माँ को एक राइस कुकर गिफ्ट करना चाहता था। वो उनका शुक्रिया करना चाहता था कि उन्होंने उसके और उसके भाई को बचपन से बड़े होने तक स्वादिष्ट चावल पकाकर खिलाए थे। वो बताता है कि उसने उस कुकर में उसके लिए एक आखिरी पत्र भी छोड़ा था। इस पत्र में उसने सारा सच लिखा था कि कैसे उसने पिछले पत्रों में झूठ लिखा था ताकि वो खुश रहे और उस पर गर्व करे और वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। अब वो अन्याय के नरक पहुंचते हैं। यहाँ आत्माओं को जरूरतमंदों की मदद करने से इनकार करने के जुर्म में सैकड़ों सालों तक सजा मिलती है, लेकिन क्योंकि किम एक आदर्श मानव है उसे इस नरक में बिना सुनवाई के आगे जाने दिया जाता है। उधर पृथ्वी पर कैंग रिम मिलिट्री बेस पर पहुंचता है जहाँ किम का भाई होंग तैनात था। उसे पता चलता है कि किम के भाई होंग को यहाँ भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और मिलिट्री उसे तलाश कर रही है। लेकिन ये एक अजीब बात थी कि वो भला क्यों भागेगा जबकि कुछ दिनों बाद ही वो सेना से रिटायर होने वाला था। कैंग रिम एक कमांडर का भेष धारण करता है और होंग के केस की पड़ताल करता है। वो लेफ्टिनेंट पार्क से सवाल जवाब करता है जिसने होंग को ड्यूटी पर तैनात किया था। वो उसकी बातों से समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वो सार्जेंट डॉन यंग के पास जाता है जो उस रात होंग के साथ ड्यूटी पर अकेला था जब वो गायब हुआ था। वो उसके समय को पीछे ले जाकर देखता है कि वो होंग का पूरी मिलिट्री में इकलौता दोस्त था। जहाँ हर कोई डॉन यंग को शर्मीला और डरपोक मानता था। होंग कठिन समय में उत्साहवर्धक गीत गाकर उसके उत्साह को बढ़ाता था। अब कैंग रिम उस रात के समय में जाकर देखता है जब होंग गुम हुआ था। उस रात डॉन यंग घबराया और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो घबराहट में अपनी राइफल के सेफ्टी प्लग को ऑन ऑफ कर रहा था। वो इस बात से डरा हुआ था कि कुछ समय बाद होंग रिटायर हो जाएगा और उसके बाद मुझे परेशान करने वालों से सामना करने के लिए वो मेरे साथ नहीं होगा। होंग उसे बताता है कि वो सेवा मुक्त होने के बाद भी उससे मिलने आता रहेगा और लेफ्टिनेंट पार्क तो उसके साथ ही। वो गले मिलते हैं। होंग डोंगेंग से अपनी राइफल को सही से पकड़ने के लिए कहता है। ऐसा करते हुए गलती से उससे होंग के ऊपर एक राउंड फायरिंग हो जाती है। होंग डोन यंग को लेफ्टिनेंट पार्क को बुलाने के लिए कहता है और जब लेफ्टिनेंट पार्क दौड़कर वहाँ आता है वो न सिर्फ इसे आर्मी बेस में रिपोर्ट न करने का निर्णय करता है बल्कि वो डोन यंग को होंग की बॉडी को छिपाने में उसकी मदद करने के लिए राजी करता है। वो उससे कहता है कि होंग भी यही चाहेगा। कैंग रिम ध्यान देता है होंग उस समय मरा नहीं था। उसके बावजूद दोनों ने उस घटना को छुपाने के लिए मिलकर उसे जिंदा दफना दिया। होंग की बॉडी ढूंढने के बाद कैंग रिम उसे नष्ट नहीं करता बल्कि वो होंग की आत्मा के प्रतिशोध में उसकी मदद करने का फैसला करता है। उधर परलोक में जाते हुए किम याद करता है कि उसका छोटा भाई केबल कार में बैठना चाहता था। डियाक चून बताती है कि हम गार्डियंस भी कभी धरती पर इंसान हुआ करते थे लेकिन हमारी पिछली जिंदगी की यादाश्त को मिटा दिया गया। इस बात पर डियाक चून और हेवन के बीच बहस छिड़ जाती है। उनकी बहस के बीच ये खुलासा हो जाता है कि किम का भाई मर चुका है और उसकी आत्मा प्रतिशोध में भटक रही है। कैंग रिम धरती पर डोन यंग का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है। वो देखता है होंग की आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर पकड़ा पकड़ी शुरू होती है और अंत में कैंग रिम होंग की आत्मा को पकड़ लेता है। वो होंग से अब रुक जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलकर अपने भाई की परलोक में चल रही कठिन परीक्षाओं में उसकी मदद करो। लेकिन कैंग रिम ये सुनकर हैरान रह जाता है कि होंग ने अपने भाई किम को पिछले 15 सालों से देखा ही नहीं है जब से वो घर छोड़कर भाग गया था और वो उससे नफरत करता है। अब होंग भाग निकलता है। डोन यंग किम की माँ के घर जाता है और वो कुछ अंदर फेंक कर भाग जाता है। किम की माँ देखती है कि ये एक नक्शा है जो होंग की बॉडी का पता बताता है। होंग भी उस नक्शे को देखता है। उधर डोन यंग एक गलत फैसला लेने जा रहा है और कैंग रिम उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। तभी होंग की आत्मा पीछे से आती है और वो कैंग रिम से डोन यंग की जिंदगी को बचाने की प्रार्थना करता है और इसके बदले वो जैसे कहेगा वैसा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। कैंग रिम हामी भरता है लेकिन कड़ाई से उसे बताता है कि धरती पर मनुष्यों की जिंदगी में दखल देने का किम की परलोक में चल रही सुनवाई पर खराब असर पड़ेगा। अब वो कैंग रिम के गले का इस्तेमाल अपनी आवाज डॉन यंग तक पहुंचाने के लिए करता है। होंग वही गाना गाकर सुनाता है जो उसने उसके लिए लिखा था लेकिन डॉन यंग सिर्फ कैंग रिम को ही देख सकता था। वो
वो उससे कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है और कहता है कि तुम्हें पिछली बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उधर रास्ते में किम और गार्डियंस 5वीं सुनवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है विश्वासघात का नरक, जहाँ आत्माओं को स्वार्थपूर्ण विश्वासघातों के लिए सजा दी जाती है। उन्हें एक आईने में फंसाकर मारा जाता है। उसकी न्यायाधीश क्वीन सोंग किम को बिना सुनवाई के जाने देती है, क्योंकि वो एक आदर्श मानव है जिसने सदा ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया है। अगली सुनवाई तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खाई के नीचे जाना होगा, जो उन्हें हिंसा के नरक तक पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पर कैंग रिम के इंसानी दुनिया में दखल देने का परिणाम इन्हें यहाँ पर झेलना पड़ता है और वो तैरते तैरते अचानक से सैकड़ों किलोमीटर नीचे जा गिरते हैं। किम और उसके साथ 2 गार्डियंस को किंग जिन वोंग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ किम पर आरोप लगता है कि एक बार उसने अपने छोटे भाई को बचपन में बहुत मारा था, जबकि उस समय उसका भाई बीमार था और इस घटना के बाद वो घर से भाग गया और उसने फिर कभी भी अपने भाई से माफी नहीं मांगी और उसके भाई ने भी इसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया। गार्डियंस अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग जिन वोंग उनकी दलील को व्यर्थ मानते हुए कहता है कि किम साफ साफ दोषी है और उसे अपने भाई से माफी भी नहीं मिली है। वो उस पर अपना फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी दोनों गार्डियंस कैंग रिम से मदद मांगते हैं। कैंग रिम डियाक चून से किंग जिन वोंग से प्रार्थना करने के लिए कहता है कि किम का फैसला आखिरी सुनवाई के बाद सुनाया जाए। डियाक चून किंग जिन वोंग से मांग करती है और उसकी ये मांग मान ली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि इस कोर्ट के आरोप भी सुप्रीम कोर्ट के आरोपों के साथ में प्रस्तुत किए जाएंगे और अगर किम दोषी पाया जाता है तो किम को अतिरिक्त सजा मिलेगी ही और उसके गार्डियन से भी उनके गार्डियन होने के सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब वो यहाँ अगली सुनवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। ये था नालायक संतानों का नरक, जहाँ इस आधार पर सुनवाई होती है कि आपने अपने माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार रखा है। कोर्ट में पहुंचने से पहले किम अपने दोनों मौजूद गार्डियंस के सामने कबूल करता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं था। हमारी माँ लाइलाज बीमारी से मर रही थी और उनके अलावा हमारा कोई नहीं था। मैं और मेरा भाई हर रोज भूख से मरते थे। 15 साल पहले उस दिन जब मैं घर छोड़कर भाग गया था, मैंने अपनी बीमार माँ को मारने की कोशिश की थी। वो सोई हुई थी, लेकिन तभी मेरा भाई जाग गया और उसने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे बहुत मारा और फिर मैं भाग गया। उस वक्त मेरा इरादा था कि माँ को मारने के बाद मैं ढेर सारी नींद की गोलियां खाने में मिलाकर खुद और अपने भाई को खिला दूंगा और इस तरह हम दोनों भी मर जाते। उस दिन के बाद मैंने अपने भाई और माँ को नहीं देखा, मैं सिर्फ उन्हें पत्र लिखता रहा। उसके राज सुनकर हेवन सोचता है गई भैंस पानी में। उधर कैंग रिम होंग की आत्मा को पवित्र कर देता है। होंग अपनी माँ को आर्मी बेस पर जाते हुए देखता है, जो अपने बेटे के लिए प्रदर्शन करने वहाँ आती है और क्योंकि वो गूंगी है उसके पास एक संदेश था जिसमें उसने अपने बेटे को ढूंढने में उसकी मदद के लिए लिखा था। तभी लेफ्टिनेंट पार्क वहाँ आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे धक्का देता है जिससे होंग गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ता है। होंग की माँ लेफ्टिनेंट को वो नक्शा दिखाती है जिससे लेफ्टिनेंट पार्क और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो उसे एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। ये देखकर एक बार फिर होंग अपने प्रतिशोध वाले स्वरूप में वापस आ जाता है और वो अपने क्रोध से एक बड़ा तूफान पैदा कर देता है और इसका प्रभाव दूसरी दुनिया में दिखाई देता है। रेतीले दानव किम और गार्डियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। उधर कैंग रिम को लेफ्टिनेंट पार्क को होंग की गिरफ्त से निकालने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो मदद के लिए हेवन को बुलाता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी, किम धीरे धीरे रेत में समाता चला जा रहा था। तभी होंग देखता है उसका भाई रेत में धंसने वाला है। वो अपने प्रतिशोध के स्वरूप को शांत करता है। उसके ऐसा करते ही अंतिम सुनवाई की अदालत उसके सामने प्रकट होती है। परलोक के किंग यमराज किम पर लगे आरोपों को पढ़ते हैं। वो बताते हैं किम के ऊपर 15 साल पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश करने का आरोप है और कारण से उसे सजा दी जाएगी। डियाक चून किंग के सामने याचना करती है। वो कहती है उस समय किम की माँ सो रही थी और वो इससे अनजान थी, तो उसे उस गुनाह के लिए कैसे सजा दी जा सकती है जो उसने कभी किया ही नहीं और उसकी माँ भी जिससे अनजान थी। किंग यमराज उसकी अधूरी जानकारी को सुधारता है। वो उसे कर्म के आईने में दिखाता है कि वास्तव में किम की माँ उस समय जागी हुई थी और वो बस सोने का दिखावा कर रही थी। जब उसने देखा उसका बेटा उसे मारने जा रहा है तो वो अंदर ही अंदर रोने लगी, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। लेकिन वो जानती थी ऐसा होने से उसके बच्चों की जिंदगी आसान हो जाएगी, इसलिए वो उनके लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। अब जैसे ही किम को ये बात पता चलती है, वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। वो फूट फूट कर रोता है। किंग यमराज से अपने लिए सजा की भीख मांगता है जिसका वो हकदार है। अब जैसे ही अभियोक्ता उसके खिलाफ आरोपों को पढ़ना शुरू करते हैं, तभी अचानक एक भूकंप उठता है और कर्म के आईने में हम देखते हैं होंग एम्बुलेंस में बेहोश पड़ी अपनी माँ के सपनों में प्रवेश करता है। वो अपनी माँ को बताता है कि देखो माँ, मैं मरने के बाद दूसरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हूँ। वो माँ को उस दिन की याद दिलाता है जब उसके भाई किम ने परिवार को खत्म करने का प्रयास किया था। वो उसे बताता है कि किम ने उन्हें मारने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका और घर छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर भी उसने हमें छोड़ा नहीं। वो अपराध बोध में हमसे दूर रहा और हमें सहारा देने के लिए वो पूरी जिंदगी गुलामों की तरह काम करता रहा। अगर उसने हमारे लिए ये नहीं किया होता तो हम बहुत पहले मर गए होते। इसके बाद होंग अपने भाई को माफ कर देता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है और आज पहली बार वो उसे बोलते हुए सुनता है। वो उसे नाम से पुकारती है और उसे सांत्वना देती है। वो उसे बताती है कि ये सब मेरी ही गलती थी, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर मैं एक अच्छी माँ होती। ये सुनकर किंग यमराज निर्णय लेता है कि सारे आरोप रद्द किए जाते हैं। जिस पाप के लिए धरती पर माफी मिल चुकी हो उसके लिए परलोक में कोई सजा नहीं है। वो निर्देश देता है कि स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते ही किम को फिर से धरती पर जन्म दे दिया जाए। जाने से पहले किम डियाक चून का धन्यवाद करता है। उधर कैंग रिम धरती को छोड़ने से पहले किम की माँ को किम का राइस कुकर पहुंचा देता है। घर जाकर वो उसे खोलती है, उसे किम का पत्र मिलता है। वो पत्र पढ़ती है और मुस्कुराती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।